All right, so let's start with the past paper for O level 5070 chemistry, May June 2020, paper 2 theory 2 variant 2. We're going to start off with question number 1, which says that choose from the following chlorides to answer the following question. Each chloride may be used once, more than once, or not at all. So which of these chlorides, ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, these are several non-metal and metallic chlorides given to you in the list. Which one of these contains a cation with a 2 plus charge? अब इनमें से अगर आप देखो तो एल्यूमिनियम जो है वो तो ग्रुप 3 में आता है, इट इज हैविंग अ +3 चार्ज. एमोनियम हैज अ +1 चार्ज. कैल्शियम हाउएवर is in group number 2 and all group 2 metals have a +2 charge. तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी योर कैल्शियम क्लोराइड. रिएक्ट्स विद, और आपने वहां पे फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है? आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला फॉर अ शॉर्टकट. एग्जैक्ट जैसे आपको ऊपर दिया हुआ ऑप्शंस के अंदर, you have to write in the same exact way that it is calcium chloride. Reacts with warm aqueous sodium hydroxide to form a gas which turns the red litmus paper blue. ऐसी कौन सी एल्कलाइन गैस होती है दैट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू? अगर आप टेस्ट फॉर गैसेस पढ़ो तो उसमें से एमोनिया एक गैस होती है that is basically an alkaline gas and it turns the red litmus paper blue. So which of these is going to react? अब अमोनियम आएगी कहाँ से? यस, अगर आपके पास एक अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करे इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा? यू आर गोइंग टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl एंड प्लस आपके पास अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी विच इज गोइंग टू टर्न द रेड लिटमस पेपर टू blue. So the answer is going to be ammonium chloride. If you have any questions in between, you can ask. ठीक है? Open your mic anytime if you want. Which of these is insoluble in water? इनमें से insoluble in water कौन होगा आपके पास? If you look at this solubility table के हिसाब से आपको याद हो, all chlorides are soluble. All chlorides are soluble except two. कौन कौन से? Silver chloride, lead chloride. AgCl एंड PbCl2 जो होते हैं, ये दो ऐसे क्लोराइड हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं. तो हमें लेड क्लोराइड तो यहाँ नहीं दिया, बट यस आई कैन सी सिल्वर क्लोराइड ओवर हियर. सो सिल्वर क्लोराइड is going to be insoluble in water. It has a molecule which only contains 18 protons. 18 protons. देखो सारे क्लोराइड जितने भी हैं, ये सब क्लोराइड, इन सब का तो 17 हो गया. इफ यू लुक एट क्लोराइड इन द पीरियोडिक टेबल, क्लोरीन को देखें तो उसका प्रोटॉन नंबर क्या होता है? 17. सो ऑल ऑफ दीज आर 17. अब एक ऐसा है, ठीक है ना, इन सब में 17 है. सोडियम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड वुड बी 17 प्लस आपके पास 11 प्रोटॉन्स. फिर आपके पास अगर हम देखें, हाँ, क्लोराइड के यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स प्लस हाइड्रोजन हैज ओनली 1 प्रोटॉन. सो 1 प्लस 17 प्रोटॉन्स दैट मेक्स व्हाट? 18 protons. So the answer is going to be hydrogen chloride is a colored solid at room temperature and pressure. इनमें से room temperature and pressure पे colored solid एक ही है and that is going to be a transition metal. All transition metals are colored compounds और iron 3 plus is a colored compound. Iron 3 chloride will be the answer. End of question number 1. Moving on to question number 2, hydrogen reacts with oxygen as shown in the equation. A sample containing 1 mole of hydrogen is completely combusted. Sample releases 286 kilojoules of heat energy. We have to calculate heat energy. Heat energy क्या होती है? Q. ठीक है? Heat energy means Q. तो सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज व्हाट? H2. ठीक है? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इफ वी कैलकुलेट द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि अगर मेरे पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएं देन आई कैन मल्टीप्लाई द मोल्स विथ 286, क्योंकि पर मोल फाइंड हो रहा है ना. आपको एक फॉर्मूला बताओ, जैसे अगर हम एंथैल्पी चेंज निकालते हैं, हाउ डू यू फाइंड एंथैल्पी चेंज? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स. सो इफ आई फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, हमें हाइड्रोजन दिया हुआ है 25 ग्राम्स. ठीक है? सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हम पहले निकाल लेंगे mass over mr करके. So mass is going to be 25 grams divided by the mr of hydrogen is 2. So the answer is 12.5 moles. Now अब सिंपल, अब आपके पास मोल्स आ गए, you can simply multiply it with
286 किलो जूल, ताकि हमें पता लग जाए कि हीट एनर्जी कितनी रिलीज हुई, क्योंकि ये तो आपको 2 मोल्स की दी हुई, ठीक है, पर मोल की अब हम निकाल सकते हैं। और वी कैन सिंपली, क्योंकि दिस इज पर मोल ऑफ हाइड्रोजन, हमने देखा कि असल में कितना हाइड्रोजन कंबस्ट हो रहा है, वो निकला है 12.5 मोल्स। तो अब आप क्या करोगे, अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को कंबस्ट करने के लिए 286 किलो जूल्स ऑफ हीट एनर्जी लग रही थी, ठीक है, तो अगर आपके पास 12.4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो आपके पास कितनी एनर्जी लगेगी, 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 286। तो पहले मैंने मोल्स निकाली बाय यूजिंग द मास ओवर एमआर टेक्निक, और उसके बाद वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द मोल्स विद दी 286, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा समवेयर अराउंड 3580 जूल्स विल बी योर आंसर। Use ideas about bond breaking and bond forming to explain why this reaction is exothermic। अच्छा, इस तरह का सवाल जब भी आए ना, तो मूसा आप बताओ, मैंने आपको एक दफा बताया था, हाउ डू वी राइट दिस आंसर, कैन यू टेल मी, कि अगर आपको कोई भी पूछे कि यार ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है, तो हाउ वुड यू आंसर इट। सर बॉन्ड ब्रेकिंग की वो एग्जांपल देंगे कि एक्सोथर्मिक में इसलिए है क्योंकि जोर से बोले, बॉन्ड ब्रेकिंग में। जी सर। जोर से बोलो, फिर से आंसर पूरा। सर तो ये देखिएगा कि ये फिल्टर हो रहा है। आवाज आपकी बिल्कुल क्लियर नहीं है, छोड़ दो एक सेकंड। सो वेन एवर यू ठीक है। के व्हाई इज द रिएक्शन एक्सोथर्मिक, आप बोलोगे द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बिकॉज मोर एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड मेकिंग than the energy absorbed during bond breaking। अब हम इस आंसर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ताकि यू कैन बी प्रिपेयर्ड इफ यू आर गिवन बॉन्ड ब्रेकिंग का या बॉन्ड मेकिंग। अब सुनो, हमें एक चीज पता है कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है दैट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, और जो बॉन्ड मेकिंग होती है दैट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। नाउ शोएब आई वांट यू टू लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है। सो अगर आपको कभी भी कोई पूछे ये फलाना एक्स वाई जी ए बी सी डी ई एफ जी रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक क्यों है, आपने एक ही आंसर देना है, दैट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बिकॉज मोर एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड मेकिंग than the energy absorbed during bond breaking। इसी का ऑपोजिट अगर मैं आपको दूं, कि अगर आपको को पूछा जाए कि ये वाला रिएक्शन जो है व्हाई इज इट लेट्स से एंडोथर्मिक, तो आप उस रिएक्शन का जवाब दोगे इफ आस्क्ड फॉर एंडो, ठीक है। अगर आपको पूछा गया एंडो का, तो आप बोलोगे दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक बिकॉज मोर energy is absorbed during bond breaking than the energy released during bond making। This is the answer that we are going to give अगर हमें पूछा जाए फॉर एंडोथर्मिक। व्हाई, क्योंकि इसको अगर हम डिस्कस करें, लुक एट दिस, हमें पता है दैट बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। तो एक रिएक्शन एंडोथर्मिक कब होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब होना। कोई भी रिएक्शन एंडोथर्मिक कब होगा, जब उसमें ज्यादा एनर्जी, मोर एनर्जी वुड बी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग। कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि एक्सो का मतलब होता है एनर्जी रिलीज हो रही है। सो एनी रिएक्शन वुड बी एक्सोथर्मिक क्योंकि उसमें मोर एनर्जी वुड बी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड मेकिंग देन द एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग। क्योंकि एक्सोथर्मिक कोई रिएक्शन क्यों, क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, कम एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक क्यों, क्योंकि ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, कम एनर्जी रिलीज हुई है। और हमें पता है कि एब्जॉर्ब क्यों की जाती है, फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, और रिलीज कब की जाती है, फॉर बॉन्ड मेकिंग। क्लियर हो गया सबको, शोएब, जी मूसा, सर। जी सर। गुड जॉब गुड जॉब, ठीक है। अच्छा, the reaction shown also represents the overall process that occurs within a hydrogen oxygen fuel cell। Describe one advantage of using a hydrogen oxygen fuel cell to power a motor vehicle rather than burning gasoline। पहली बात तो नो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ये मेरे ख्याल से रिपीटेड सवाल है, हमने देखे कुछ दिन पहले भी। नो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस मतलब कि नो ग्रीन हाउस गैसेस ना, नो ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये कंट्रीब्यूट करती हैं टू ग्लोबल वार्मिंग ना। ग्लोबल वार्मिंग माने कि ये एब्जॉर्ब करती हैं बाहर से यूवी रेडिएशंस को और ट्रैप कर लेती हैं अर्थ के अंदर। तो मैंने आपको बताया था
कि दोनों इक्वेशंस मेमोराइज कर लो, सिंपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की इक्वेशंस, कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं दे आर गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज टू हाइड्रोजन प्लस आयंस, बैलेंस कर ले। और जो ऑक्साइड H प्लस आयंस यहाँ पे साथ ही साथ दे आर बीइंग रिड्यूस्ड एज वेल, और द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी वाटर। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 और डाल लो, एंड द इक्वेशन विल बी बैलेंस। दिस इज समथिंग दैट यू शुड, आई रिकमेंड कि आप लोग सारे मेमोराइज कर लें। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, यूल फाइंड दिस इन माई लेक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने लेक्चर्स वाला फोल्डर अपलोड किया हुआ है, आई अपलोड इट अगेन एज वेल, ठीक है। The table shows some properties of 5 esters: methyl, methanoate, ethanoate, propanoate till pentanoate. These esters are part of a homologous series. What is the relative molecular mass of methyl pentanoate? अब मिथाइल पेंटानोएट का मोलिकुलर मास कैसे निकालें? सारे कार्बन को ऐड करें, 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12। फिर ऑक्सीजन कितने हैं? +16 + 16। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं? पहले तो आपके पास हो गया 12 इंटू 1 2 3 4 5, 12 × 6, प्लस 2 ऑक्सीजन हैं 2 × 16, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11। तो ये आपके पास आ जाएगा 116। प्रिडिक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथाइल पेंटानोइड। आप देख रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट नीचे आते हुए इंक्रीज ही करता जा रहा है, तो कितने डिफरेंस से इंक्रीज कर रहे हैं? यहाँ पे 20 का फर्क आया, 30 का फर्क आया, दोबारा 32 का फर्क आया, अगला कितने फर्क से आ जाएगा? 36 34 35 के फर्क से, ठीक है। तो आप लिख दो 102 + 35 और ऐड कर दो, तो क्या बन जाता है? 137 हमने प्रेडिक्ट कर दिया है कि होगा। एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिथाइल पेंटानोइड। ये हम इसलिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोई ट्रेंड नहीं है यार, कोई ट्रेंड नहीं है। कभी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो गया, मतलब 100 98 88 88 के बाद दोबारा 95। तो इट्स नॉट easy to predict because there is no trend. There is no trend and it can't be predicted. At 35 degrees Celsius, methyl pentanoate is a gas. Explain how the data in the table shows this. वो कह रहे हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस मिथाइल पेंटानोएट जो है वो गैस होती है। हाउ कैन वी, हम देख लेते हैं कि कैसे ये प्रूव हो सकता है। मिथाइल पेंटानोएट, हाँ ओके, क्योंकि मिथाइल पेंटानोएट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 32। 32 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि 32 पे ये लिक्विड टू गैस हो जाता है। और आपके पास भाई साहब कितना टेम्परेचर हुआ हुआ है इस वक्त? 35, पक्का गैस है इस वक्त तो, क्योंकि 32 तो क्रॉस कर सकते हैं। आप बोलो टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथाइल पेंटानोएट विच वॉज 32 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली जो 35 है इट इज ग्रेटर देन 32। तो आपके पास लिक्विड टू गैस वो हो चुका है। Methyl pentanoate is used to flavor food. Suggest one other use of esters. Perfumes, ठीक है, परफ्यूम्स में बहुत कॉमनली एस्टर्स आपके पास यूज होते हैं। मिथाइल प्रोपोनोएट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन प्रोपोनोइक एसिड एंड मिथेनॉल। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है, मतलब कि बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक। Calculate the maximum mass of methyl propanoate that can be made from 11 grams of propanoic acid. आ गया जी मोल्स। फाइंड हमने क्या करना है? इसका मास। डाटा हमें किस चीज का दिया हुआ है? मैंने क्या ट्रिक बताई हुई है? जिस चीज का आपको डाटा दिया हुआ है, हमें प्रोपेनॉइक एसिड का डाटा दिया हुआ है 11 ग्राम्स, पहले इसके मोल्स निकाल के फारिग कर लो। तो इसके मोल्स कैसे निकालेंगे? मास ओवर एम आर, 11 डिवाइड बाय एम आर क्या होता है प्रोपेनॉइक एसिड का? कार्बन प्लस कार्बन, 48 48 प्लस 1 2 3 4 5 6 6, और जो ऑक्सीजन 74, ठीक है। तो 11/74 will give you 0.149 moles of propanoic acid. Can someone tell me what is the ratio between, Shoaib, can you tell me what is the ratio between propanoic acid and methyl propanoate? 7:1। मतलब कि मिथाइल प्रोपेनोएट की भी कितने मोल्स हैं? 0.149। अब तो क्या करेंगे? मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू एम आर। तो मिथाइल प्रोपेनोएट also has 0.149 moles,
मल्टीप्लाई करते हैं इसको एम आर से ऑफ मिथाइल प्रोपेनोइड। लगता है ये एग्जाम ने क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि वो चेक कर सके आप लोगों को एम आर कैलकुलेट करने आता है या नहीं। उसमें भाई प्लीज गलती नहीं करनी है, ध्यान से करना है। 12 + 12 + 12 + 12 प्लस दो ऑक्सीजन है, 16 + 16 प्लस 9 10 11 12 13 +14 कर दें तो आपके पास आ जाता है 88। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू द मास विच इज 13.1। फातिमा, इज इट क्लियर? जी सर। गुड जॉब। The temperature of the reaction mixture is increased. Can someone tell me increase in temperature किसको फेवर करता है, एंडोथर्मिक को या एक्सोथर्मिक को? गुड, एंडोथर्मिक को फेवर करेगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक को फेवर करेगा। अब जनाब फॉरवर्ड रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। सो द इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड। वो तो हो गया इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता देंगे पहले को, तो आपने रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ाया है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या हो जाएगा, बिकॉज जो आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड। व्हाई? बिकॉज द बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स द एंडोथर्मिक साइड। फॉरवर्ड रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ेगा जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मेरी सीक्वेंस क्या थी, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर the kinetic energy of the particles increases, which increases the speed of the particles, which increases the collisions of the particles. So when you increase the temperature of the reaction mixture, it will increase the kinetic energy of the molecules and hence they will gain speed. The frequency of collisions between the particles is going to increase and more products will be formed per unit time, which means the rate of reaction will increase. समझ आ गया सबको? Is it all clear? जी सर। Moving on to question number 4, part of the reactivity series is shown. I hope आप सबको reactivity series खुद भी जुबानी याद होनी चाहिए है, starting from potassium ending at platinum या silver तक याद कर लें। ठीक है, वो acronym याद करें ना, please send camels, monkeys and lions, zebras in large heavy cages soon padlocked, वो वाला। Predict the names of the products formed when chromium reacts with dilute hydrochloric acid. So chromium reacting with dilute hydrochloric acid. When a metal reacts with an acid, a salt and water will be formed. ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, क्रोमियम क्लोराइड। एंड ठीक है, हाइड्रोजन। हाँ एंड हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन, वाटर नहीं। थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। एग्जैक्टली हाइड्रोजन, गुड जॉब। जब भी एक मेटल और एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। जब मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा ना एसिड से, तब वाटर बनेगा। तो द फर्स्ट प्रोडक्ट will be a salt which is chromium chloride। उसने नेम पूछा है, केमिकल फॉर्मूला नहीं पूछा। प्लस आप बोल दो साथ हाइड्रोजन गैस will also be formed। Powdered zinc is added to aqueous chromium ion Cr3 plus construct an ionic equation। अच्छा जी, तो Zn सॉलिड डाला गया है क्रोमियम 3+ आयंस में, तो ionic equation बनानी है। Now the more reactive one is going to get oxidized, which means that Zn जो है वो Zn2+ बन जाएगा, और जो क्रोमियम है अब वो सॉलिड बन जाएगा अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज एज वेल। ठीक है, जो नीचे होगा उसकी रिडक्शन होगी, जो ऊपर होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो जिंक जो है यहाँ पे 0 था, 0 से वो क्या हो गया +2, और क्रोमियम 3+ से क्या हो गया है 0। बाकी आयंस के आप स्टेट सिंबल्स हमेशा क्या डालते हैं, एक्वस। और सॉलिड्स आपके पास जिनकी जब कोई भी एटम अकेला होता है ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो हमेशा 0 होता है। एक्सप्लेन वाई एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। इसकी एक वजह है और ये याद रखनी है वजह, बिकॉज एल्यूमिनियम हैज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ ऑक्साइड और लेयर। ठीक है, विच प्रिवेंट्स इट रिएक्टिंग विद एयर एज द लेयर इज नॉन पोरस। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर एंड दिस इज समथिंग मैं जो जो स्टार करता हूँ ना ये सारा याद करने वाला है।
Hydrogen peroxide, an oxidizing agent, is added to aqueous potassium iodide in a test tube. Describe the color change seen. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला भी है पोटेशियम आयोडाइड ने. देर आर थ्री रिएजेंट जिसके मैंने कहा था यू शुड नो द कलर चेंजेस. K2Cr2O7 एक आता है, ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा. दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसका जो कलर चेंज होता है वो लिख लें बेशक, याद रखें, ऑरेंज टू ग्रीन. इसके अलावा एक और आपसे पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी पोटेशियम मैग्नेट. इसका जो कलर चेंज है वो होता है पर्पल टू कलरलेस. ये याद रखना है, ठीक है, पर्पल टू कलरलेस. ये हो गए आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. एक आता है आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट पोटेशियम आयोडाइड. इसका कलर चेंज भी याद रखना है, जो अभी आपसे ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है, कलरलेस टू ब्राउन. ओके. सो ये जो दो हैं, दीज आर योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. और ये जो दो हैं ये है आपके पास, एक ही है सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इट इज गोइंग टू बी कलरलेस टू ब्राउन. Chromium is extracted by the reaction of aluminium with chromium 3 oxide. Write the equation. तो aluminium reacts with Cr2O3. तो क्या हो जाएगा, aluminium will displace chromium because aluminium ज़्यादा reactive है ना. तो aluminium आ जाएगा, it's going to form Al2O3 और साथ chromium अलग हो जाएगा. बैलेंस करने की कोशिश, और मैंने ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस की थी, नहीं की थी. एक सेकेंड. अगर आप तो देखो, ये सी नहीं होगा? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ. देखिए, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं और क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ठीक है. तो क्रोमियम को हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और जिंक को हमने मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, ताकि रेडॉक्स इक्वेशन बैलेंस हो जाए. इसी तरह यहाँ पे भी Al2O3 है, इसको बैलेंस करेंगे, क्रोमियम ऑक्साइड Al2, और यहाँ भी ये 2Cr हो जाएगा. नाउ दिस इज बैलेंस्ड. Suggest a compound that can reduce chromium 3 oxide to chromium metal. ठीक है, ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा, अब ये याद रखना है एक्चुअली. एक इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, अ वेरी कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. क्यों? क्योंकि ये इसकी रिडक्शन करवा देगा, और रिड्यूसिंग एजेंट है ना, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट कॉजेज रिडक्शन बट इट सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. जब ये इसकी रिडक्शन करवाएगा ना, तो क्रोमियम से ऑक्सीजन लेके खुद अपने अंदर ऐड कर लेगा एंड विल इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड. सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट. मेमोराइज दिस एग्जांपल, ये मेरे लेक्चर्स में लिखी हुई है पावर पॉइंट के अंदर. स्टेट वन एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग मेटल. लेस एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है, बर्न नहीं करना पड़ा, पॉल्यूशन नहीं होगी. लेस एनवायरमेंटल डैमेज. And that's the end of the question. Moving on to question number 5. Sulfuric acid H2SO4 reacts with sodium hydroxide as shown. A sample of 25 centimeter cube of 0.05 mole per dm cube H2SO4 is placed in a beaker. NaOH is added slowly from a burette to the H2SO4 in the beaker. A pH probe is used to measure the pH of the solution in the beaker until a total of 40 centimeter cube of NaOH is added. The graph shows how the pH of the solution in the beaker changes. आसान भाषा में ये आपके पास क्या हो रहा है, टाइट्रेशन. This is known as titration. Explain in terms of the ions present why the pH of the solution in the beaker changes from 1 to 13. तो इनिशियली आप बोलो कि आप ऐड क्या कर रहे थे, ब्यूरेट के अंदर क्या चीज़ है. ब्यूरेट के अंदर आपके पास उन्होंने दिया हुआ है दैट यू हैव व्हाट, द एल्कली NaOH. ब्यूरेट के अंदर बेस है. कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपके पास क्या है, H2SO4 एसिड, ठीक है. और आप ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH ऐड कर रहे हो इन दी एसिड. वैसे मुझे बेस नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, मुझे लिखना चाहिए एल्कली. कैन समवन टेल मी द रीजन व्हाई. Sir, alkali soluble in water. एग्जैक्टली. एल्कली हम नाम देते हैं सॉल्युबल बेसिस को. अगर कोई बेस इनसॉल्युबल होता है तो हम उसको बेस कहते हैं.
सो टाइट्रेशन, रिमेंबर, नेवर यूज द वर्ड बेस, इट्स एल्कली। तो एल्कली आपके पास NaOH है और एसिड यहाँ पड़ा है। तो बीकर में या कॉनिकल फ्लास्क में जो pH है 1 से 13 क्यों रही, क्योंकि इनिशियली एसिड है ना, इनिशियली वी हैव H+ ions present in a very higher concentration, but as the alkali is added, but as the alkali is added, the pH increases from 1 to 13 gradually as the H+ ions concentration starts to decrease. Why? क्योंकि आपके पास जो OH ions होंगे ऑफ द एल्कली, वो रिएक्ट करना शुरू हो जाएंगे किसके साथ? H+ ions के साथ, टू फॉर्म व्हाट? वाटर। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन भी हो रही है। अब वो पीएच इंक्रीज क्यों करें? क्योंकि शुरू में तो देखो बीकर में सिर्फ एसिड था, H+ आयंस बहुत ज्यादा थे, बट जैसे जैसे आप एल्कली डाल रहे हो, एल्कली हैज हाइड्रोक्साइड आयंस व्हिच आर रिएक्टिंग विद योर H+ आयंस, एंड एट द एंड आपके पास OH आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपका जो पीएच है दैट इंक्रीजेस अप टू 13। दिस इज गोइंग टू बी योर एक्सप्लेनेशन। Use the graph to state the volume of NaOH that just neutralizes all of the H2SO4। तो वो क्या वॉल्यूम है NaOH का? 20। हाउ डू आई नो दैट? क्योंकि पीएच एकदम से क्या हो गया है, पीएच जहां पे पहले 3 था वो एकदम से न्यूट्रलाइजेशन हुई और आपके पास पीएच कहाँ तक चला गया? ऑलमोस्ट 11 तक। So this was known as the neutralization point. And what was the volume of NaOH at the neutralization point? 20 cm cube. How do we calculate the concentration in mole per dm cube of NaOH? Very important question. इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, ठीक है। H2SO4 reacts with NaOH, forms Na2SO4, नहीं NaHSO4 बन रहा है, नहीं Na2SO4 प्लस वाटर, ऑब्वियसली वाटर बनेगा। बैलेंसिंग क्या है इक्वेशन की? 2 2 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? मोलर रेशो, 1:2:1:2। ये मैंने क्या बना ली है? दी मोलर रेशो। मोलर रेशो कब आएगी? जब आप इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे। हमें डाटा किसका दिया हुआ है? हाँ, हमें डाटा दिया हुआ है ना, H2SO4 का। H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, लेकिन वॉल्यूम सीएम में है तो ये डीएम में कितना हो जाएगा? 0.025 हो जाएगा ये डीएम के अंदर, ठीक है। और राइट, तो वी आर गिवन द वॉल्यूम ऑफ H2SO4, वो वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन, तो N इज इक्वल टू CV। हम पहले H2SO4 के मोल्स निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम हो जाएगा वो उसका 25 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 1000 क्या होता है? 0.025। और हमें कॉन्सेंट्रेशन दी हुई थी 0.05। दिस इज गोइंग टू गिव अस मोल्स ऑफ 0.00125। कैन समवन टेल मी, हमने निकालना क्या था वैसे, concentration of NaOH? Can someone tell me what's the ratio between H2SO4 and NaOH? 1:2. 1:2, which means NaOH will have 2 times the moles of H2SO4. So हम moles of NaOH कैसे निकालेंगे? 2 times the moles of H2SO4 which was 2 into 0.00125। देखिए स्टेप सारे शो करेंगे तो एग्जामिनर नंबर देगा, वरना ना। डायरेक्ट काम नहीं करना है, ठीक है। प्लस मुझे भी चेक करने में खुद भी तंगी होगी एग्जामिनर की तरह इफ आई एम नॉट शोन द फुल स्टेप्स। अब आपके पास मोल्स ऑफ NaOH आ गए हैं और आपको वॉल्यूम ऑफ NaOH भी पता है, भी हमने ऊपर गैस किया था। तो अब इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर दें, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 0.0025 मोल्स ऑफ NaOH। डिवाइड कर देंगे इसको 20 cm क्यूब से। 20 cm क्यूब डीएम में कितना होगा? 0.02, है ना? हाँ, 0.020 होगा, ठीक है, 1 2 3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 0.125, दैट इज गोइंग टू बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। इज दिस क्लियर? सब बता दें मुझे एक दफा। गॉट इट? जी सर। क्वेश्चन नंबर 6 है,
The structure of two alcohols are shown, ethanol and alcohol B. What is the name of alcohol B? एक दो तीन चार, चार ब्यूटानॉल. Draw the structure of one other alcohol which is an isomer of B. बना सकते हैं. अगर मैं इस OH की पोजीशन चेंज करूँ तो राइट नाउ द पोजीशन ऑफ द OH इज ऑन कार्बन नंबर 1. अगर मैं इसकी पोजीशन कार्बन नंबर 2 पे ले आऊं, लाइक ओवर हेयर, ठीक है. अगर मैं उस OH की पोजीशन यहाँ पे ले आऊं और बाकी मैं यहाँ पे हाइड्रोजन्स कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी नोन एज ब्यूटन टू ऑल. दिस इज व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म, वेर यू ओनली चेंज द पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. दिस वॉज ब्यूटन वन ऑल, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज ब्यूटन टू ऑल, क्योंकि कार्बन नंबर 2 के ऊपर आपके पास OH लगा हुआ है. इथेनोइक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल. Ethanoic acid is produced by the oxidation of ethanol. State the reagent for this reaction. Oxidizing agent जो होता है that converts this primary alcohol to acids is going to be acidified potassium dichromate. मैंने भी आपको ऊपर बताया कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं. K2Cr2O7, KMnO4, कोई भी लिख दो यहाँ पे. लेकिन याद रहे एसिडिफाइड लिखना है शुरू में, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होता है. एसिडिफाइड नेम लिखना पूरा, पोटेशियम मैंगनेट. Ethanol is a simple molecular compound, while liquid ethanol does not conduct electricity because it has no free electrons. अगर आप इथेनॉल का स्ट्रक्चर देखो, कार्बन के पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कार्बन सोचो बनाता भी 4 बॉन्ड्स है इथेनॉल के अंदर भी, राइट. इथेनॉल ये है ना, दिस इज इथेनॉल. प्लस ऑक्सीजन भी मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स बना सकते हैं, उसने भी बनाए हैं दोनों बॉन्ड. हाइड्रोजन मैक्सिमम 1 बॉन्ड बना सकते हैं, उसके भी सारे इलेक्ट्रॉन बिजी हैं. कार्बन के भी बिजी हैं, इस कार्बन के भी बिजी हैं, सारे हाइड्रोजन्स के भी बॉन्ड्स बिजी हैं, ठीक है. सबके इलेक्ट्रॉन आर फॉर्मिंग बॉन्ड पेयर्स. देर इज नो लोन पेयर, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या आप लिखो नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल हो या फ्री हो, ठीक है. नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इज द सेम थिंग. इथेनॉल कैन बी डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म इथीन. डिहाइड्रेटेड का मतलब -H2O. तो इथेनॉल को डिहाइड्रेट करें तो C2H4 बन जाता है. हमने इथीन के अंदर बॉन्डिंग दिखानी है, तो इथीन होता क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, और आपके पास 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं. हम्म तो 2 कार्बन बनाते हैं. और डबल बॉन्ड कैसे शो करेंगे? दोनों कार्बन के क्रॉस एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस उसने एक बॉन्ड पेयर एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड पेयर विद द सेकंड हाइड्रोजन. सेम इज द केस विद दिस कार्बन एज वेल. ये जो डॉट वाले हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास किसके? हाइड्रोजन के. दिस इज हाउ यूल शो द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ इथीन. Moving on to section number B, state the electronic configuration of the negative ion in the sodium oxide. Sodium oxide के अंदर पॉजिटिव आयन कौन सा है? सोडियम. और नेगेटिव आयन कौन सा है? ऑक्सीजन. सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन 2- की क्या होगी? ऑक्सीजन की तो 2 6 होती है, लेकिन 2- का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो अब उसकी क्या हो गई है? 2 8. Magnesium oxide is an insoluble base that can be used to prepare magnesium sulfate crystals. Describe the essential practical details for the preparation of pure magnesium sulfate crystals from magnesium oxide. Okay, this is a fun question. 4 marks का क्वेश्चन. सबसे पहले हमने रिएक्शन करवाना है, एंड आफ्टर द रिएक्शन वी आर गोइंग टू परफॉर्म क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है. तो सबसे पहले हमने बनाने हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड से. सोचो रिएक्शन आपको क्या दिए हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है, इसको आप किस चीज के साथ रिएक्ट करवाओगे? मैग्नीशियम सल्फेट बनाने के लिए. याद रहे, मेटल ऑक्साइड्स को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ तो सॉल्ट्स बनते हैं. तो कैन समवन टेल मी, इस मेटल ऑक्साइड को, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको मैं कौन से एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा? बहुत कॉमन एसिड है एक, जिससे मेरे पास मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा. कैन समवन टेल मी? सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड. सबसे पहले
react magnesium oxide with sulfuric acid, ठीक है, and warm the solution as well. Once you have warmed the solution, mixture the filtrate. ये आपके पास फिल्ट्रेट क्या है, जिसके अंदर आपके पास जी वाटर भी है और वो भी है, मैग्नीशियम सल्फेट भी है। हमें क्रिस्टल चाहिए, सॉलिड फॉर्म में मैग्नीशियम सल्फेट। अब आपके पास एक सेपरेटिंग टेक्निक आती है जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डू व्हाट, वी आर गोइंग टू परफॉर्म क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन का मेथड क्या होता है, इवेपोरेटिंग डिश के अंदर रखें, ठीक है, लीव इट फॉर अ वाइल, ठीक है, उसके बाद उनको ड्राई कर दें, वॉश देम और क्लीन विद द filter paper. That's how you have pure dry crystals obtained. Simple as that. और ये मेमोराइज करना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिस्टलाइजेशन का। An oxide of phosphorus contains 43.7 by mass of phosphorus. Empirical formula, I guess it's easy. ये आप लोग कर लो solve. Moles, MR, state the structure and bonding in silicon dioxide. This is some questions that you can solve. एंड क्वेश्चन नंबर 8 को भी अभी हम लाइव कर लेते हैं क्लास के अंदर, बल्कि डिस्कशन के साथ कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को और 9 को। उसके बाद आई गेस आपका पेपर फिर 10 के बाद खत्म है। ऑलराइट, ऑल ऑफ यू नाउ ओपन अप योर कॉपीज एंड रीजॉइन विद द सेकंड लिंक ऑफ द मीटिंग, ठीक है, दोनों लिंक्स अपलोडेड इन द ग्रुप। रीजॉइन द मीटिंग एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द पेपर। आगे इतना मुश्किल नहीं है, मैंने देख लिया पेपर, आई थिंक यू गाइज कैन सॉल्व। तो कोई भी इशू आता है देन कीप आस्किंग मी साइड बाय साइड।